हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुस्पार्क। आज हम इनकम टैक्स का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज़ इनकम टैक्स? अगर आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए फाउंडेशन की तरह काम करेगा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है या किसी और सोर्स से इनकम अर्न करता है तो उस इनकम का एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसी टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब हम इनकम टैक्स का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इनकम टैक्स दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाने वाला एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट टैक्स है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी जिस पर्सन की इनकम होती है वही इस टैक्स का बर्डन बियर करता है। इनकम टैक्स किसी पर्सन या एंटिटी द्वारा अर्न की गई इनकम, प्रॉफिट या गेन्स पर लगाया जाता है। यहाँ पर्सन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं आते, बल्कि कंपनी, फर्म, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बाकी आर्टिफिशियल एंटिटीज भी शामिल होती हैं। इसलिए अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या कोई इंडिविजुअल सैलरी अर्न करता है, दोनों पर इनकम टैक्स लग सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और उसकी एनुअल सैलरी ₹8 लाख है। दूसरी तरफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड काम की एक कंपनी है, उसमें उसने साल भर में 8 लाख प्रॉफिट कमाया। दोनों को ही इनकम अर्न हुई है और दोनों को ही इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कोई कंपनी है, दोनों को टैक्स पे करना होगा। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम, प्रॉफिट और गेन्स पर लगाया जाता है और ये इंडिविजुअल के साथ साथ कंपनीज और बाकी एंटिटीज पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को समझना जरूरी होता है। ये फीचर्स हमें बताते हैं कि इनकम टैक्स किस अथॉरिटी से लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है और किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। फर्स्ट इज लिव्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकम टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लगा दे। किसी भी टैक्स को लीवी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना जरूरी है। इंडिया में इनकम टैक्स की लीवी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल है। एंट्री 82 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी इनकम पर टैक्स लगाने का पावर दिया गया है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर न देता तो इनकम टैक्स एक्ट भी वैलिड नहीं होता। इसलिए इनकम टैक्स की सबसे पहली फीचर ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल की अथॉरिटी से लीवे किया जाता है। सेकेंड इज लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लीवे किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम के अलावा सभी प्रकार की इनकम पर टैक्स लगाने की पावर है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्राप्त होती है तो उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन अगर इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से प्राप्त हुई है तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें टैक्स की लीगल लायबिलिटी और टैक्स का इकोनॉमिक बर्डन दोनों एक ही पर्सन के पास होता है। इनकम टैक्स में टैक्स पेयर किसी दूसरे व्यक्ति पर टैक्स या बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अगर मिस्टर ए की सैलरी ₹10 लाख है तो इनकम टैक्स मिस्टर ए ही पे करेगा और टैक्स का जो फाइनल बर्डन भी होगा वो भी मिस्टर ए ही पे करेगा। इसलिए इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट इज एनुअल टैक्स। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है। इसका मतलब है कि टैक्स लायबिलिटी हर साल सेपरेटली डिटरमाइन की जाती है। हर प्रीवियस ईयर की इनकम को इंडिपेंडेंटली कंप्यूट किया जाता है और उसी के बेसिस पर टैक्स चार्ज किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम को और फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की इनकम को अलग अलग कंप्यूट किया जाएगा। दोनों सालों की इनकम को कंबाइन करके टैक्स नहीं लगाया जाता, दोनों को डिफरेंट करके ही टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन पर्सन। इनकम टैक्स किसी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है। यहाँ पर्सन का मीनिंग ऑर्डिनरी इंग्लिश मीनिंग से काफ़ी वाइडर है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्सन कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन्स। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि टैक्स इनकम पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम शब्द को वाइड मीनिंग दिया गया है। इनकम टैक्स के वेरियस हेड्स हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से प्राप्त हुई रेमुनरेशन। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से मिली इनकम। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न हुआ प्रॉफिट।
नेक्स्ट कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले गेन। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम किसी स्पेसिफिक हेड्स में कवर नहीं होती उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स सब टैक्सेबल इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेसेबल इन असेसमेंट ईयर। ये इनकम टैक्स का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न की जाती है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं, और असेसमेंट ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस और टैक्स किया जाता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, इनकम अर्न हुई है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में, तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या हुआ 2025 और 2026, और असेसमेंट ईयर हमारा क्या हुआ 2026 और 2027। नेक्स्ट इज चार्ज एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। इनकम टैक्स एरिबिट्रेरी मैनर में चार्ज नहीं किया जाता। टैक्स हमेशा इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड रेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाता है। टैक्स रेट टैक्स पेयर की कैटेगरी और इनकम की नेचर के अकॉर्डिंग ही वेरी कर सकते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट स्पेशल रेट्स क्या हैं। सेक्शन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं 20% के। सेक्शन 112 ए में स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स आते हैं 10%। सेक्शन 111 ए में स्पेसिफाइड एसटीसीजी आती है 15%। सेक्शन 115 बीबी में लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स होते हैं 30% के। हर इनकम पर सेम रेट से टैक्स नहीं लगता। डिफरेंट टाइप की इनकम के लिए एक्ट ने डिफरेंट टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर किया जाता है। प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स क्या हैं, सीबीडीटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, असेसिंग ऑफिसर, ये सब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में है। भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसके एम्बिट में आते हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट भी इंक्लूड है। इज शेयरिंग ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए हुए और कलेक्ट किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार इनकम टैक्स से प्राप्त नेट प्रोसीड्स का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्टेट्स को फाइनेंस असिस्टेंस मिलता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स अवेलेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल, डायरेक्ट, एनुअल और नेशन वाइड टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए और एडमिनिस्टर किया जाता है। यह पर्सन की इनकम पर प्रिस्क्राइब्ड रेट से चार्ज किया जाता है और इसकी प्रोसीड सेंट्रल और स्टेट्स के बीच शेयर की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। अब हम इनकम टैक्स इन इंडिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि इनकम टैक्स भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ और इनकम टैक्स एक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसलिए इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे हम देखते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया 1860। इंडिया में इनकम टैक्स पहली बार 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट सर जेम्स विल्सन को दिया जाता है, जो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे। टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अधिक फाइनेंशियल लॉस हुए थे। गवर्नमेंट को रिवेन्यू की नीड थी ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके। इसी पर्पज से 1860 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज पीरियड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 1860 से 1886। 1860 से 1886 तक का समय इनकम टैक्स के लिए पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर, रेट्स और प्रोविजंस में कई बार चेंजेस किए। टैक्स सिस्टम को इफेक्टिव और प्रैक्टिकल बनाने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? टैक्स लॉ स्टेबल नहीं थे, फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे, गवर्नमेंट सुटेबल टैक्सेशन सिस्टम डेवलप करने के प्रेयर्स कर रही थी। इस पीरियड में इनकम टैक्स सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में था, इसलिए इसे पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1886। 1886 में भारत के पहला कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स लेजिस्लेशन पास किया गया, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1886 कहा जाता है। ये एक्ट इनकम टैक्स लॉ को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनाइज इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम के क्लासिफिकेशंस का कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस हुआ। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इस स्ट्रक्चर्ड बनाया गया। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1918। टाइम के साथ इकोनॉमिक कंडीशंस और गवर्नमेंट के रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स जो है इंक्रीज होने लगी, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट 1918 इंटैक्ट किया गया।
ये एक्ट 1886 के एक्ट का रिप्लेसमेंट था। इसके फीचर्स क्या थे? टैक्स प्रोविजंस को मॉडर्नाइज किया गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया गया, रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथ किया गया, लेकिन ये एक्ट भी ज़्यादा समय तक इफेक्टिव नहीं रहा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1922। 1918 के एक्ट को रिप्लेस करते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास किया गया। ये इनकम टैक्स हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? इंडियन इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन माना जाता है। असेसमेंट और कलेक्शन मशीनरी को क्लियरली डिफाइन किया गया। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पावर्स और फंक्शन स्पेसिफाई किए गए। कई बेसिस कंसेप्ट जो आज हमें इनकम टैक्स सिस्टम में यूज़ होते हैं, उनकी फाउंडेशन इसी एक्ट ने रखी। नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। टैक्सेशन सिस्टम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कई लीगल डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ कहा जाता है। जब भी किसी टैक्स इशू को सॉल्व करना होता है, हम इन्हीं सोर्सेज का रेफरेंस लेते हैं। सबसे पहले है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 भारत का प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो इनकम टैक्स की लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन और रिकवरी से संबंधित प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। लॉ कमीशन और डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर एक बिल ड्राफ्ट किया गया था। इस कमेटी के चेयरमैन श्री महावीर त्यागी थे। बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया और सितंबर 1961 में पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया गया। ये एक्ट अप्रैल 1 1962 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसमें 298 सेक्शंस, न्यूमरस सब सेक्शंस, 23 चैप्टर्स हैं। मैटर्स कवर्ड बाय दिस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में डिटेल प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, बेसिस ऑफ चार्ज, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्ट इनकम्स, हेड ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस, असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपील्स एंड पेनल्टीज। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट में कई प्रोविजंस जनरल नेचर के होते हैं। उन प्रोविजंस को प्रैक्टिकल इफेक्ट देने के लिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 बनाया गया। ये रूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT द्वारा फ्रेम किया जाता है। इसकी क्या नीड थी? एक्ट ब्रॉड प्रोविजन देता है जबकि रूल्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के मेथड प्रिस्क्राइब करता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? रूल 3 में वैल्यूएशन ऑफ प्रिक्विसाइड्स फॉर कंप्यूटिंग सैलरी इनकम। रूल 6 प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। Rule 7 appointment of partly agriculture and partly non-agriculture income. Rule 6DD cases where payment exceeding prescribed limits may be made otherwise than through banking channels. ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? इनकम टैक्स रूल ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के माध्यम से पब्लिश किया जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन में ये एक्ट हमें बताता है कि क्या करना है जबकि रूल्स हमें बताते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स लॉ स्टैटिक नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लॉज में हर साल चेंजेस किए जाते हैं। ये चेंजेस फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट द्वारा फाइनेंस बिल पास होने के बाद वह फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स प्रपोजल्स को लीगल इफेक्ट देता है। अब हम फाइनेंस एक्ट के फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू सेक्शन। नए प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेक्शंस। पुराने या इररेलेवेंट प्रोविजंस को रिमूव किया जा सकता है। अमेंडमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। एग्जिस्टिंग सेक्शन में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स रेट्स। असेसमेंट ईयर के टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। TDS रेट्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के रेट्स नोटिफाई किए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एक परमानेंट लॉ है लेकिन फाइनेंस एक्ट हर साल उस लॉ को अपडेट करता है। नेक्स्ट इज सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय CBDT। इनकम टैक्स लॉ बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होता है। टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटीज़ को प्रोविजंस को समझने में आसानी हो इसलिए CBDT समय समय पर सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस इशू करता है। सर्कुलर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो इनकम टैक्स प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। फीचर्स ऑफ CBDT सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT फ्रॉम टाइम टू टाइम। CBDT जरूरत के अनुसार नए सर्कुलर्स इशू करते हैं। हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, टैक्स प्रोविजंस को करेक्ट मीनिंग समझने में मदद करते हैं। प्रोवाइड गाइडेंस, टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स दोनों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, पूरे देश में टैक्स लॉज का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करते हैं। क्लैरिफाई डाउट्स, टैक्सेशन मैटर से संबंधित प्रैक्टिकल डाउट्स को क्लियर करते हैं।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस, डिफ़िकल्ट लीगल लैंग्वेजेस को ईजी मैनर में एक्सप्लेन करते हैं। रिड्यूस कन्फ्यूज़न एंड लिटिगेशंस, टैक्स डिस्प्यूट्स और अननेसेसरी लिटिगेशंस को भी कम करते हैं। हेल्प टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर को उनके राइट और ऑब्लिगेशन समझने में हेल्प करते हैं। हेल्प टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स ऑफिसर्स को लॉ एडमिनिस्ट्रेशन करने में असिस्टेंस मिलती है। नेक्स्ट हम इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल टैक्सेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर फुली एग्जम्प्ट रखा गया है, लेकिन हर इनकम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A की कंडीशन सेटिस्फाई हो। हम सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग देखते हैं। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करता है। एग्रीकल्चर इनकम जनरली उस इनकम को कहते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड से या एग्रीकल्चर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अर्न की जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम फुल एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्जम्पशन तभी अवेलेबल होगी जब इनकम टैक्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 की डेफिनेशंस में आए। नेक्स्ट इज 3 मेन कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट क्या है? रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। थर्ड इज इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। फर्स्ट इज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A और क्लोज ए। एग्रीकल्चर इनकम में रेंट या रिवेन्यू शामिल होगा जो एग्रीकल्चर लैंड से ड्राइव किया गया हो, लेकिन 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है लैंड इंडिया में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए। इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर ए अपनी एग्रीकल्चर लैंड किसी फार्मर को कल्टीवेशन के लिए रेंट पर देते हैं। उससे जो रेंट रिसीव होता है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा तो रेंट एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। अब सेकंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A और क्लोज बी। ये एग्रीकल्चर इनकम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस कैटेगरी में लैंड पर की जाने वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड अर्न हुई इनकम शामिल होती है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज कोर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ये एक्चुअल फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके एग्जांपल स्टाइलिंग ऑफ लैंड, प्लोइंग, सोइंग ऑफ सीड्स, प्लांटिंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग। ये एक्टिविटीज़ डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड होती हैं। सेकंड है मार्केटिंग प्रोसेस। क्रॉप प्रोड्यूस को मार्केट के लिए सुटेबल बनाने के लिए जो ऑर्डिनरी प्रोसेस कल्टीवेटर करता है उसे मार्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल ड्राइंग, क्लीनिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग। ये एक्टिविटीज़ भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट मानी जाती हैं। एग्जाम्पल वीट को हार्वेस्ट करने के बाद साफ करना और सुखाना। ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन का ही एक्सटेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से जो इनकम अर्न होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। फार्मर अपनी वीट क्रॉप मार्केट में बेचता है, उससे जो सेल और प्रॉफिट उसे अर्न होगा वो एग्रीकल्चर इनकम ही होगी। अब थर्ड है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A और क्लोज सी। एग्रीकल्चर इनकम में फार्म बिल्डिंग से अर्न हुई इनकम भी इंक्लूड हो सकती है। फार्म बिल्डिंग मीन्स ड्विलिंग हाउस, स्टोर हाउस और आउट हाउस। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, तो वो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है बिल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड पर या उसके इमीडिएट वेसिनिटी में होनी चाहिए। कंडीशन 2 बिल्डिंग कल्टीवेटर या रेंट रिसीवर के ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए। कंडीशन 3 लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। फार्मर की एग्रीकल्चरल लैंड पर एक स्टोर हाउस बना हुआ है जहां क्रॉप स्टोर की जाती हैं। उस बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसमें कुछ क्रूशियल कंसेप्ट्स हैं जैसे बेसिक वर्सेस सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता ही आता है। सबसे पहले है बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशंस वो एक्टिविटीज़ हैं जो लैंड पर डायरेक्टली ह्यूमन स्किल्स और लेबर के थ्रू की जाती। इसकी एग्जांपल जैसे टाइलिंग, प्लफिंग, सोइंग, प्लांटिंग। ये ऑपरेशंस एग्रीकल्चर की फाउंडेशन होते हैं। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ये एक्टिविटीज़ क्रॉप के स्प्राउट होने के बाद की जाती हैं। एग्जाम्पल वीडिंग, इरीगेशन, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एग्रीकल्चर इनकम के लिए बेसिक ऑपरेशंस का होना कंपलसरी है।
अगर बेसिक ऑपरेशंस ही नहीं हुई तो सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बनेगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाइल्ड ग्रास नेचुरली ग्रो हो जाती है और कोई पर्सन उसे बेच देता है, या जंगल में नेचुरली उगने वाले ट्रीज को बेच दिया जाता है। यहाँ ह्यूमन एफर्ट्स और कल्टीवेशन नहीं हुआ, इसलिए ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली बिजनेस इनकम। इसका रूल क्या है? 7 एंड 8। कुछ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर भी करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी भी। ऐसी सिचुएशन में टोटल इनकम को एग्रीकल्चरल और बिजनेस पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। इसे हम डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहले है टी बिजनेस। ये रूल 8 के अकॉर्डिंग टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक्टिविटीज होती हैं। अब इसमें इनकम डिवीजन कैसे होगी? 60% एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी और 40% बिजनेस इनकम पर टैक्स लगेगा। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे टोटल प्रॉफिट है 10 लाख का, एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख की, वो एग्जम्प्ट होगी, और बिजनेस इनकम है 4 लाख की, उस पर जो है टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है रबर बिजनेस। इसका रूल क्या है? 7A। इनकम इसकी कैसे डिविजिबल होगी? 65% एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है और 35% बिजनेस इनकम पर टैक्स लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट बिजनेस है कॉफ़ी बिजनेस। रूल 7B। कॉफ़ी ग्रोन, क्रूड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय सेलर। इस पर इनकम डिवीजन कैसे होगी? 75% एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी और 25% बिजनेस इनकम पर जो है टैक्स लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। आज हमने एग्रीकल्चर इनकम को डिटेल में डिस्कस किया। बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 कवर करेंगे। Thank you for watching and keep learning and stay connected with EduSpark. See you in the next lecture.